अतुल लोंडे पाटिल, पहले ये बताइए ईवीएम पर यू टर्न क्यों लिया आपने? आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन देखिए सवाल तो बनता है। आप कहते थे ईवीएम में बेईमानी हो सकती है, भरोसा उठ गया है, बैलेट से कराएंगे। अब घोषणा पत्र में आपने कह दिया कि नहीं, ईवीएम से ही कराएंगे, लेकिन हाइब्रिड मॉडल लाएंगे। मानक जी, सवाल तो आप कांग्रेस से ही कर सकते हो, क्योंकि कांग्रेस ही लोकतंत्र को मानती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सवाल जरूर कीजिएगा, सवाल करना आपका काम है। अब रही बात, आपने ईवीएम की बात कही, हम 8 महीने से, आज की बात नहीं, 8 महीने से मध्य प्रदेश के चुनाव के वक्त भी हमने कहा था कि आपको अगर ईवीएम नहीं बदलना है तो कम से कम वोटर लिस्ट, वीवीपैट से जो वोटर लिस्ट आएगी, वोटर स्लिप आएगी, वो वोटर स्लिप दिखा दो उसको, वोटर को, उसका समय बढ़ा दो, 7 सेकंड ही दिखाते हो, और वो वोटर स्लिप देखेगा, विश्वास करेगा कि मेरा वोट मैंने जिसको दिया है उसको गया है, और वो सीलबंद डब्बे में डाल देगा। तो ये अभी घोषणा पत्र में की वही मांग नहीं है, ये हमने उसी वक्त मांग की है, क्योंकि वहां पर वेरिफिकेशन अवेलेबल है, तो कोई यूटर्न नहीं है, ये मांग है हमारी। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ भाजपा बन गया है, वहां की तटस्थता, लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है। सीजीआई को हटाकर मनमाने तरीके से जो प्रधानमंत्री की सारी बात सुनेगा, सुनना पड़ेगा, ऐसे व्यक्ति को तीसरा मेंबर बनाया गया है, ये सच्चाई है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में जो ईवीएम बनाती है, वहां 4 डायरेक्टर्स बीजेपी के, जिसके ऊपर कई सवाल उठाने के बावजूद उन्हें हटाया नहीं गया है, वो व्यवस्था चेंज नहीं की गई है, तो चोर के दाढ़ी में तिनका जो है वो दिखाई देता है। तो हमने कोई बदलाव किया है ऐसा मुझे नहीं लगता है, उसमें कोई यूटर्न नहीं। बताइए आप कौन सा यूटर्न है? ओके, अच्छा, नहीं, अभी तक तो आप लगातार कहते थे ना, नहीं मानक जी, बैलेट पेपर से कराइए, बैलेट पेपर से कराइए। आपके नेताओं ने कितनी बार मीडिया में बयान दिए, बाकायदा बड़े बड़े नेताओं ने, मंत्रियों तक ने कहा, पूर्व मंत्रियों ने, उन्होंने कहा कि बैलेट से चुनाव करा के देख लीजिए। दिग्विजय सिंह का बयान आप कहें तो मैं दोबारा, ये बैलेट भी है ना, दिग्विजय सिंह जी ने ही पहले ये डिमांड की है। सारे जो टेक्नीशियंस है, जिन्हें ये सारी टेक्नोलॉजी समझती है, उन्होंने ये कहा कि वीवीपैट का स्लिप जो है, वो वीवीपैट का स्लिप आपके पास आना चाहिए। जरा माधव देशपांडे जी का भी सारा विवेचन इसके ऊपर जो है, जो अच्छा, एक बात बताइए, एक मिनट, सवाल ये उठाना चाहिए कि देश का इलेक्शन कमीशन, प्रिंसिपल पार्टी, अपोजिशन पार्टी और 28 ऐसे दल, इन्हें समय क्यों नहीं देता? मैं इस पर सहमत हूं, उनकी बात क्यों नहीं? मैं आपसे सहमत हूं इस पर, बिल्कुल सही है, समय देना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए। एक मिनट सुनिए ना, लेकिन मैं कह रहा हूं अभी वीवीपैट में अभी 7 सेकंड के लिए आपने किसको वोट दिया, उसका नाम और उसकी पार्टी का सिंबल दिखाई देता है। हाथ में अगर वोटर के आ जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा बताइए? मतलब दिख के वो गिर रही है बॉक्स में, वो हाथ में लेके उसे बॉक्स में डाल देगा, इसमें क्या फर्क है? देखिए, जो माधव देशपांडे जी है या उनके जैसे टेक्नीशियन है, उनको कहना है कि जो 7 सेकंड में आपको दिखता है, उसके बाद प्रोग्रामिंग ऐसा है कि वो चेंज होकर जिसे जाना चाहिए उसे न जाते हुए किसी और को जाता है। ये उनका ऑब्जेक्शन है। मैं कोई टेक्नोलॉजिकली उतना साउंड आदमी नहीं हूं कि मैं उसके ऊपर क्लेम करूं, लेकिन ऐसे ऑब्जेक्शंस उसके ऊपर आए हैं, वो वीडियो आप चाहे तो देख लीजिएगा। अच्छा, ठीक है। तो हाथ में स्लिप पड़ने से एक विश्वास हो जाएगा, और वो फिजिकल रिकॉर्ड जो है, जो टेम्पर नहीं हो सकता, मशीन में प्रोग्राम करके, ऐसी कोई दुनिया में मशीन नहीं जिसका प्रोग्रामिंग नहीं हो सकता। ओके, तो उसको अगर हम डाल देंगे तो फिजिकल रिकॉर्ड भी हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा। और सारी चीजों को सुनिए, अगर भाजपा पारदर्शिता में विश्वास रखता है, तो गुजरात के चुनाव में 2017 में हमने मांग की थी कि सारी की सारी वीवीपैट जो है उसका काउंटिंग हो जाए। ओके, चलिए, अब सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है, देख लेते हैं। 25% सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सारे के सारे 100% वीवीपैट का ईवीएम से मिलान करने का ऑर्डर देता है, नहीं देता है। दूसरा सवाल, ये ओपीएस का मुद्दा कहां गायब कर दिया आपने घोषणा पत्र से? शायद गायब ही हो गया। नहीं, पी चिदम्बरम साहब का स्टेटमेंट आपने सुना नहीं है। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, मैं था कल दिल्ली में, घोषणा पत्र जब डिक्लेयर हुआ, मीडिया से मैंने और कन्हैया दोनों ने बात की थी मीडिया में। देखिए, उन्होंने कहा कि फाइनेंस सेक्रेटरी के अंडर एक कमेटी अपॉइंट की गई है, और वो कमेटी ओपीएस के बारे में कुछ पैरामीटर्स लेके आएगी, कुछ निकषों के द्वारा उसके ऊपर कुछ लेके आएगी, और उसके ऊपर फिर हम जो है अपना ओपिनियन रखेंगे। तो अभी तक तो सरकार की कोई कमेटी आप मानते नहीं थे, अब बताइए, आपने कमेटी भी मान ली और आपने अपने घोषणा पत्र से उस मुद्दे को गायब भी कर दिया। नहीं, सुनिए बात, ऐसा बिल्कुल, आप फिर से एक बार चिदम्बरम साहब का स्टेटमेंट निकाल कर देख लीजिए। उन्होंने कहा, मैंने देखा है, हमारे दिमाग में ये बात है, हमने निकाला नहीं है इसको, लेकिन लेट अस सी कि ये सरकार अपने कर्मचारियों के बारे में क्या सोचती है। ओके, तीसरा मुद्दा जो गायब है, पीएमएलए कानून का। इतना बवाल पूरे देश में मचा हुआ है इस कानून पर, जिस पर आप रोज सवाल उठा रहे हैं, बेल नहीं देते, कानून संशोधित कर दिया। अरे सरकार में आइए तो कानून तो बदल दीजिए ना वापस से।
कह तो रहे हैं कि आपने- जेल मिल जाए, जेल एक्सेप्शन हो जाएगी, बेल रूल हो जाएगा, लेकिन कैसे? देखिए सीआरपीसी का सेक्शन 438 अगर आप देखोगे तो अभी भी गूगल कर लो बाकी सब लोग, तब तक वो बेल इज अ रेगुलर रूल, बेल एंड नॉट गेटिंग बेल इज एक्सेप्शन, जेल इज एक्सेप्शन। ये ऑलरेडी सीआरपीसी में उसको स्टैब्लिश करना कैसे? सुप्रीम कोर्ट के कुछ चीजों में हम बदलाव लाएंगे, एक संविधान पीठ होगा, एक अपील पीठ होगा, और संविधान पीठ में 7 सीनियर जजेस होंगे जो सारी संवैधानिक प्रक्रिया जो है और संविधान का अर्थ लगाना, संविधान के मुताबिक कोई चीज हो रही है या नहीं हो रही है उस चीज को लाना। दूसरा है एनजेएसी, नेशनल अपॉइंटमेंट्स ऑफ जुडिशियल कमीशन जो है वो अपॉइंट होगा, जिसके स्ट्रक्चर आप सबको पता है। और तीसरा होगा एक अपील का स्ट्रक्चर होगा जिसमें 3 सीनियर जजेस होंगे। तो इतनी तटस्थता लाने के बाद और जुडिशियल इंडिपेंडेंस रीएस्टैब्लिश करने के बाद किसी भी कानून का तुम गलत इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। ओके, ऑल राइट, ओके संजू वर्मा, और काउंटर चेक को समझ लीजिए आप। ठीक है, ओके, मैं अब मैं समझ गया, ओके।